गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके जासर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं। ठीक है, ये रेलवे सामान्य विज्ञान का बहुत ज़बरदस्त बुक है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे इसी तरह के प्रश्न पूछता है, इससे बाहर टाइप का प्रश्न नहीं पूछता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 18 तक नहीं देखा है तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, ये रेलवे का साइंस का सही में एक निचोड़ है। ये बुक रेलवे साइंस का एक निचोड़ है, तो ये आप ज़रूर देखें। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ही हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक पिन यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाता है। मान लीजिए ये फर्श है, एक गेंद इससे टकराता है और ये जब भी गेंद टकराएगा तो गेंद उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी जितना भी दूरी तय करे। तो जब यू से टकराएगा तो यू पे जाएगा, तो गति में जो परिवर्तन होता है, गति में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि माइनस का यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2u। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, माइनस का 2u हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी वस्तु पे जितना फोर्स लगाएंगे वो वस्तु आपको उतना ही रिपेल करेगा, यही कहता है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, अब न्यूटन का तीसरा नियम के हिसाब से देखा जाए तो रॉकेट लॉन्च करना ही न्यूटन का तीसरा नियम है, क्योंकि जितना प्रेशर नीचे प्रेशराइज करता है वो उतना ही ऊपर जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट लॉन्च करना ही न्यूटन का तीसरा नियम में आता है। ठीक है, बी देखिए, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका जो लगता है, ये प्रथम नियम की व्याख्या करता है। ये भी जान लीजिए, ये प्रथम नियम की व्याख्या करता है। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या, ये भी न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है। गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर करता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, ताकि चोट ना लगे उसके कम करने के लिए हाथ पीछे किया जाता है कि उसका जो वेग हो वो कम हो जाए और इजी से हम कैच पकड़ लें। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। तो रॉकेट लॉन्च करना ही न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, कि वो क्या करे, लंबे समय तक क्या करता है, बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि वह घबरा गया है, नहीं, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, नहीं, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई भी आप देखते होंगे हाथ को पीछे खींचता है, जिससे समय होता है ना, जितना भी समय का मान बढ़ता है उससे लगने वाला बल क्या हो जाता है, घटता है, उससे बल घटता है, जिससे कैच आसानी से आदमी पकड़ सकता है। क्योंकि आवेग क्या होता है, बल गुना समय होता है। जब आवेग बल गुना समय होता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा बल कम होगा तो इजीली हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है। तो वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, इसका क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो द्रव्यमान अगर वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। अगर दो वस्तु यहाँ पे है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, केंद्र पर शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए जब पानी में एक भरा हुआ पानी में एक बीकर में कॉर्क और कील दोनों रखा जाता है तो देखिए एक ट्रिक है, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक। तो ये क्या होता है, जब कील डूब जाती है इसके पीछे कारण कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब जो डूबेगा तो लोहे का कील का घनत्व क्या हो जाता है, पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए लोहे के कील घनत्व डूब जाता है। और कॉर्क का कम होता है तो कॉर्क क्या हो जाता है, तैरने लगता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वो प्रक्रिया सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उष्मागतिकी में आपका शून्य नियम तापमान को परिभाषित करता है। ठीक है, पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, और उष्मागतिकी का पहला नियम से ही ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है। ये चीज़ उष्मागतिकी के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संरक्षण किस प्रक्रिया से होता है। तो ये विकिरण प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रक्रिया से होता है, विकिरण, इसको आप याद रखिएगा। विकिरण देखिए भट्टी जो होता है उसमें ऊष्मा मनुष्य तक नहीं पहुंचती है, किसके कारण, ये विकिरण विधि द्वारा ही नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं, डैश होती हैं। तो बनने वाली लहरें क्या हो जाती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न तथा विदलन का निर्माण होता है। क्या होता है, संपीड़न तथा विदलन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिल्कुल मंद श्रव ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होता है। तो बिल्कुल मंद श्रव ध्वनि का तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है। क्या होता है, 0 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर साधारण बातचीत की बात की जाए तो 30 से 40 डेसिबल होता है, और जोर से बात की जाए तो उसका तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होता है। और ट्रक ट्रैक्टर की तीव्रता 90 से 100 डेसिबल होता है, और गाना बजाना का जो होता है वो 100 डेसिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन क्या होगा। देखिए इसका त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है। तो जब वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यू कितना दे दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो भी 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से 1/f का मान हमारे पास कितना है, 1/2.5। 1/v हमको निकालना है, यहाँ से u कितना है 10, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से v का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 आके इधर माइनस हो जाएगा,
ये 1/25 माइनस 10 होगा, तो 1/2.5 माइनस 1/10, तो ये एलसीएम 10 हो गया। ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3/10, यानी कि भी का मान यहाँ से 10/3 आ गया। जब भी का मान 10/3 आ गया तो आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u। ठीक है, तो भी का मान कितना होगा 10/3, यानी कि 10/3 गुना u का मान 10, 10 10 कट गया, 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 0.33। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की कितनी संख्या होती है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, बेंजीन का मतलब होता है C6H6, यही बेंजीन है। तो C6H6 की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 सी हो गया। अब यहाँ से H, यहाँ से H H H और ये आपका यहाँ पे भी H। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ से आपका सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ये आपका सिग्मा है, ये सिग्मा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है। यहाँ से जो आएगा डबल आएगा, एक तो सिग्मा आएगा, एक पाई होगा। फिर ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। फिर ये बॉन्ड है सिग्मा, ये बॉन्ड है सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड हैं। ठीक है, तो मिला जुला के कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये 11 11, एक यहाँ है 12, यानी सिग्मा बॉन्ड 12 हो जाएगा। और पाई बॉन्ड की बात की जाए तो पाई बॉन्ड 1 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे 3 पाई है, यानी पाई बॉन्ड हो जाएगा 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बेंजीन में C6H6 में आपका 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ये तो सही है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन जोड़ता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, यही गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन जोड़ता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जबकि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 बिलियनों एक्स और वाई जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए। तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए पीएच मान अगर देखा जाए तो 0 से 7 वो अम्लीय के बीच में, 0 से 7 के बीच में क्या होता है, अम्लीय। 7 से 14 के बीच में क्षारीय। और विलियम में अगर जिसका 7 हो वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि 2 एक्स, उसके बाद 2 के बाद क्या है 7, 7 क्या है, 7 किसका है, जेड का है तो जेड, उसके बाद 11 वाई का है तो वाई, यानी कि एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का गैस का नाम क्या है?
तो लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग उर्वरक उत्पादन में किया जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक होता है। ठीक है, और NO2 का नाइट्रेट एरोसोल का मुख्य स्रोत है। क्या होता है? एरोसोल का मुख्य स्रोत है। कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 ट्वाइस। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसका वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, इसका प्रयोग सीधे सूत्र है। ठीक है, इसका वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र आपको हो जाएगा परमाणु भार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व यानी कि 2 गुना 90 यानी कि 180। परमाणु भार 180 आ गया, तो कार्बन का परमाणु भार कितना आ जाएगा? कार्बन का परमाणु भार देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका कार्बन का परमाणु भार यहाँ कितना आ जाएगा? 12। 180 तो परमाणु भार आ गया, कार्बन का परमाणु भार 12 आ गया, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार आ जाएगा 30 गुना 6 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो टोटल भार कितना हो जाएगा? 30 गुना 6 180 के बराबर हो जाएगा। ये CH2O क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज़ गर्म करने पर क्या होता है? जब उसे तेज़ गर्म किया जाता है तो वो भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो वो भूरा रंग का अवशेष छोड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है। तो हमारा दंत वल्क जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये प्लाज्मा करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रक्त में रक्त प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 mm एवं 180 mm होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो किस में समाविष्ट हो जाता है? तो ये गर्भाशय में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आपका महिला रोगाणु कोशिका में ये 24 होती हैं। तो ऑप्शन 23 होती है। 23 महिला रोगाणु जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है? तो वो कौन सा है? तो महासागर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वन रेगिस्तान पर्वत के परितंत्र नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन महासागर क्या होते हैं? ये नष्ट नहीं होते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।
अपनी पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं होने दें, बिल्कुल पढ़ते रहें। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके दोस्त लोग कहीं ना कहीं वो पढ़ते होंगे, इसलिए पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।